Bohr stable orbit of atomic model 1930. In the year 1930, Danish scientist Niels Bohr explained the stability of atom by putting fourth stable orbit atomic model. अब जो डेनिश साइंटिस्ट है नील्स बोर, इन्हें 1913 साल में एटम की स्टेबिलिटी यानी अणु स्थिर कैसे है, एटम जो है इनको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका विभाजन नहीं कर सकते। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एटम की जो स्टेबिलिटी है ये किसने सिद्ध करा? नील्स बोर। और इसके लिए उसने एटॉमिक ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल का इस्तेमाल करा। वो किस तरीके से हम देखेंगे। The important postulates of Bohr's atomic model are as follows. अब postulates बोले तो क्या कि जो गुणधर्म है या जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे उसने ये स्पष्ट करा, वो postulates हम जानेंगे। The electrons revolving around the atomic nucleus lie in the concentric circular orbit at certain distance from the nucleus. अब इसके पहले भी मैंने तुमको समझाया था। तो नील्स बोर जो है उसकी कंसेप्ट कैसी है। अब मान लो ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस। क्या है ये एटम का? न्यूक्लियस। ये कहाँ रहता? प्रेजेंट सेंटर में, बराबर। अब इसके सराउंडिंग में, अब न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहते। ठीक है, ये दो चीज़ें किसमें प्रेजेंट रहते? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा रहता? पॉजिटिव रहता। और इस न्यूक्लियस के सबोताल में एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जैसे कि एक कक्षा बोलेंगे अपन उसको, है ना। तो समझो ये पहली कक्षा, उसके बाद दूसरी कक्षा, ये जो है ये दूसरी कक्षा, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट समझो उस कक्षा बोलने का। अब आपने ये भी सीखे थे कि 99% जो वेट रहता है एटम का, ये क्या रहता? न्यूक्लियस। और बहुत सारा एम्प्टी स्पेस भी प्रेजेंट है, ये भी हमने सीखे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहते ना, ये एक ऑर्बिट में घूमते रहते। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो वैशिष्ट्य है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और ये न्यूक्लियस के सराउंड में एक विशिष्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसको अपन सेकंड ऑर्बिट बोलेंगे। तो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते? रिवॉल्व करते रहते, घूमते रहते। वो स्थिर नहीं है, घूमते रहते हो। और जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है ये किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। एक चार्जलेस न्यूट्रॉन भी आते हैं, वो भी कहाँ प्रेजेंट है? और ओवरऑल चार्ज कौन सा रहता है न्यूक्लियस पे? और जितना न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज रहता, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता? न्यूट्रल। तो ये बोर्स का पहला पोस्टुलेट। उसके बाद एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाई इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, कौन सा भी ऑर्बिट रहे दो, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो एनर्जी है ये हमेशा कैसे रहेंगी? कांस्टेंट, यानी स्थिर रहेंगी। यानी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम भी नहीं होती, ज़्यादा भी नहीं होती, वो बरकरार रहती। तो जो बरकरार रहती, स्थिर रहती, उसको क्या शब्द वापरने का? कांस्टेंट शब्द वापरने का। When an electron jumps from an inner orbit to an outer orbit is observed energy equal to the difference of its energy level, and when it jumps from an outer orbit to an inner orbit it emits energy equal to the difference of its energy level. अब शॉर्ट में मैं आपको पिछली फिगर में ये समझा था। तो यहाँ पर एक फिगर है। अब मान लो अब ये इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस है सेंटर में, जो कि कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, बराबर। और ये इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा जिसको के बोलेला है, ये दूसरी कक्षा L, तीसरी M, चौथी N। अब इस ऑर्बिट के अंदर क्या घूमते रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपको याद क्या रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन का ये इनर ऑर्बिट है। इनर सबसे अंदर का जो ऑर्बिट है, इनर बोले तो सबका सबसे अंदर का ऑर्बिट ना, इनर म्हणजे सर्वात आतील। तो सबसे अंदर का जो है
ये ऑर्बिट कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला। सेकंड वाला उसके लिए क्या रहेगा? आउटर। अगर हम दो ही ऑर्बिट का अगर सोचेंगे तो पहला वाला इनर है और दूसरा वाला क्या है? आउटर है। अब दूसरे आउटर यानी बाहर का, ये क्या है? इसके बाहर ये है ना, इसके बाहर ये, इसके बाहर ये, यानी जैसे हम बाहर बाहर जाते वैसे वैसे हम आउटर ऑर्बिट तरफ जाते, और जैसा जैसा हम अंदर जाते वैसा वैसा हम इनर ऑर्बिट तरफ जाते। अब इलेक्ट्रॉन समझो पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जंप करता है, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा जंप कर रहा? इनर से आउटर जा रहा हो। इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा है? इनर से आउटर जा रहा है। आ रहा है समझ में? अंदर से बाहर जा रहा है। तो इनर से आउटर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता होगा तो वो एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या करता? एब्जॉर्ब करता। फिर वो एनर्जी कितनी ऑब्जर्व करता? तो ये जो दो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट के अंदर एक गैप प्रेजेंट रहता। उस गैप यानी खुली जगह। तो उस गैप की इक्विवेलेंट यहाँ दिया है, देखो, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी लेवल का क्या लेने का? डिफरेंस लेने का। मैंने क्या, देखो ये जो पहली कक्षा है इसका भी एक एनर्जी है। हर इलेक्ट्रॉन की क्या रहती? कांस्टेंट रहती। हर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में है वो कक्षा में उसकी एनर्जी क्या रहती? कांस्टेंट रहती। तो जैसे कि फर्स्ट कक्षा में एनर्जी लेवल अलग रहेंगी, उसके बाद सेकंड कक्षा की जो एनर्जी लेवल है वो क्या रहेंगी? अलग अलग रहेंगी। अब मान लो अपन ऐसा कंसीडर करते कि पहली कक्षा की एनर्जी लेवल E1 है, क्या है? E1, और दूसरी कक्षा की एनर्जी लेवल क्या है? E2। तो E1 और E2 का जो एनर्जी लेवल डिफरेंस रहेगा, आ रहा है समझ में? जैसे कि हम क्या करेंगे, एनर्जी लेवल E1 और E2 आ रहा है समझ में? यानी इनर और आउटर ये दो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ये एनर्जी का हमने क्या निकाल ले? नेगेटिव बोले तो माइनस करना, बोले तो डिफरेंस निकालना। क्या निकालना? डिफरेंस निकालना। तो जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा वो एनर्जी का डिफरेंस के इक्वल वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। मान लो 2 मिनट के लिए अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई रहता नहीं पर एक एग्जांपल, मान लो पहले ऑर्बिट की एनर्जी लेवल 100 जूल है। कितनी है? 100 जूल। और दूसरे जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है 125 जूल। ऐसा हम कंसिडर करेंगे, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में क्या कर रहा? जंप कर रहा। फिर ये जंप करते टाइम में हमको क्या करने का है? एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। क्या करनी है? एनर्जी एब्जॉर्ब, बराबर। तो अब ये दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा? अगर 125 में से हम 100 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो, सॉरी 100 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 25 जूल आएगा। 125 में से अगर 100 सब्सट्रैक्ट करते 125 में से, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब इनर से आउटर में क्या करता? जंप करता, उस टाइम में जो एनर्जी एब्जॉर्ब की उसने कितनी आई? वो 25 जूल, बराबर। पर एनर्जी क्या हुई? एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करता? इनर से आउटर करता, तब एनर्जी क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब। और ये इसके इक्वल रहता एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, अभी हमने जो फ़र्क निकाले। अब सेकंड कंडीशन है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर में जंप कर रहा, बराबर। अब मान लो ये फिगर को लेके चलेंगे हम। अब 2 मिनट के लिए ये जो तीसरी कक्षा है इसको हम इनर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? इनर, क्योंकि इसके लिए जो चौथी कक्षा है वो क्या हो जाएंगी? आउटर। अब आउटर का इलेक्ट्रॉन इनर में आ रहा है, आ रहा है समझ में? आउटर जो ऑर्बिट है उसका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। कहाँ पर जंप कर रहा है? इनर, यानी वो अंदर आ रहा है। तो अंदर आते टाइम में जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होंगी? सॉरी, इमिट होंगी। हाँ, इमिट यानी बाहर निकलेंगी। एनर्जी जो है वो इमिट होंगी। इमिट यानी बाहर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा, बाहर निकलना। जैसे हम बैटरी चालू करते तो उजाला क्या होता? इमिट होता, बाहर होता, निकलता। सूरज की रोशनी इमिट हो रही है
तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर क्या होंगी, इमिट होंगी, बाहर निकलेंगी। अब ये एनर्जी कितनी बाहर निकलेंगी, जितना कि ये दोनों का एनर्जी डिफरेंस रहेगा, बराबर। मान लो E3 और E4 ये दो एनर्जी का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस। ये डिफरेंस की इक्विवेलेंट एनर्जी क्या हो जाएंगी, इमिट होंगी, बाहर होंगी। एब्जॉर्ब यानी लेना और इमिट यानी छोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कब करता है, जब वो इनर से आउटर ऑर्बिट में क्या करता है, जंप करता है। और ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती वो किसके इक्वल रहती, डिफरेंस ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट रहती, दो कक्षा का। और जब सेकंड केस जो हमने देखे, सेकंड केस के अगर अनुसार चले हम, तो इलेक्ट्रॉन जब आउटर में रहता और कहाँ जंप करता, इनर में जंप करेगा, बराबर, आउटर से इनर। ऐसे टाइम में एनर्जी क्या होंगी, इमिट होंगी। इमिट यानी वो बाहर निकलेंगी। और ये भी किसी इक्विवेलेंट रहेगा, एनर्जी डिफरेंस की इक्विवेलेंट रहेगा, जो कि हमने यहाँ देखे। आ रहा समझ में। अब मान लो यहाँ आउटर की 140 जूल है एनर्जी, 140 जूल। हाँ, E4 चौथी कक्षा की एनर्जी, और E3 की कंसीडर कर रहे हैं अपन ना सिर्फ, और ये जो है ये 130 जूल है, ऐसा कंसीडर करेंगे हम। 130। हाँ, तो E4 में से E3 क्या करना है हमको, सब्सट्रैक्ट करना है। तो 140 में से अगर हम 130 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना जूल आया, 10 जूल। यानी 10 जूल इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होंगी यहाँ पर, इमिट होंगी फॉर कंसीडर। तो ओवरऑल आपकी क्या समझ में आया, ओवरऑल आपकी क्या समझ में आया। देखो अब ये इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इनर ऑर्बिट, और इसको क्या कंसीडर करेंगे, ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट। अब बोलो, इनर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर आउटर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। और इलेक्ट्रॉन अगर आउटर से इनर में जंप करता है तो ऐसे टाइम में एनर्जी क्या होंगी, इमिट होंगी। ये इसका मेन फॉर्मूला है। अगर समझ में आपको। अब देखो, अब ये जो प्लस पॉइंट है, डू यू नो, ये हम बाद में लेंगे, ठीक है। अब पहले हम नीचे के इतने पॉइंट ले लेंगे। सम मोर, हाँ, Some more atomic model were put forth after Bohr's atomic model. यानी बोर्स साइंटिस्ट के बाद भी बहुत सारे मॉडल जो है साइंटिस्ट ने प्रपोज करे एटम को लेकर। Atomic structure was studied at डेप्थ with the एडवेंट of a new branch of science called क्वांटम साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स। quantum mechanics. अब देखो, अगर मान लो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्पेशल स्टडी करते हैं तो साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर इसका स्पेशल स्टडी किया जाता है, किसका, एटम का। तो उस शाखा का नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आपको पूछा जाए क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर एटम और एटॉमिक मॉडल के जो स्ट्रक्चर्स है उसका स्टडी किया जाता है। With all those some well accept fundamental principles of atomic structure as follows. Are as follows. अब जो एक्सपेक्टेड फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा। तो उससे पहले हम इतना ले लेंगे फास्ट, चलो। When table salt sodium chloride is thrown on LPG gas stove flame, immediately yellow spark form and on that place. अब देखो, टेबल सॉल्ट यानी जो हमारे घर में नमक होता है जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl, बराबर। नमक को, हाँ, नमक को NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये अगर हम LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG, इसके ऊपर अगर फेंकेंगे, जो अपने घर पे गैस है ना, तो कौन सा स्पार्क होगा, येलो स्पार्क। देखो आप नमक थोड़ा सा फेंको, पीले रंग का स्पार्किंग दिखेगा, थोड़ा जाल दिखेगा आपको, है कि नहीं। If sodium metal put in water, it burns to give yellow flame. अब सोडियम मेटल जो होता है, इसको अगर हम पानी के अंदर रखते हैं तो सोडियम मेटल आपको पता है बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, तो वो बर्न होता है कौन से फ्लेम से, यानी उससे पीला उजाला बाहर पड़ता है।
On road, sodium vapor lamps gives yellow color light. अब देखो आपने रोड के ऊपर देखेगी येलो लाइट चमकता है, उसके अंदर सोडियम वेपर लैंप वापरेला है। क्या वापरेला है? Sodium वेपर लैंप है वो एक किस्म का। From all above example, the electron of sodium absorb energy and goes to outermost cells and come back to inner cell by emitting energy. अब देखो ये जो उजाला चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आपको याद रखना है, हमने देखिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इनर से आउटर जाता होगा तो एनर्जी क्या करता वो एब्जॉर्ब, और अगर कम बैक यानी आउटर से अगर इनर में जाता है तो ऐसे टाइम में एनर्जी क्या करता वो इमिट करता। आ रहा है समझ में? The difference of energy level of these two cells of sodium is fixed. और इसीलिए आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट ये दोनों सेल में का जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस कैसा रहता है? एनर्जी लेवल का फिक्स रहता है, निश्चित रहता। This difference is similar to energy of yellow light. और ये एनर्जी डिफरेंस जो है सोडियम के आउटर और इनर मोस्ट लेवल का, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? Yellow. येलो लाइट की इक्विवेलेंट है। Therefore, in above example, same species yellow light emitted. और इसीलिए ये जो एलपीजी में जो हमने नमक डाले, उसके बाद वाटर के अंदर जो सोडियम मेटल प्लेस करे या सोडियम वेपर लैंप इस्तेमाल करे, इसमें हर किसी में येलो लाइट इमिट हो रहा है, तो उसका ये रीज़न है।